अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, टॉपिक 3 स्टार्ट किया था, ए पार्ट डिस्कस किया था, इसका नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो वहाँ तक सवाल वही है जो लास्ट क्लास में था। पेज नंबर 7, 65 स्टूडेंट का डेटा आपके पास था, बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसी डेटा को आज हम कंटिन्यू करेंगे। डेटा किस तरह कन्वर्ट किया था हमने, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 25 से स्टार्ट किया था, 5 का जो है वो हमने डिफरेंस लिया था और फिर टेली शीट बनाई थी। मैंने लास्ट क्लास में आधी टेली शीट आपको बनाकर दिखाई थी, आधी आपने खुद ने प्रैक्टिस करनी थी। होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी और उसके आंसर कुछ इस तरह आए होंगे 7, 10, 13, 8, 13, 6, 3, 3, 1, 1। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंसी, टेली शीट, क्लास इंटरवल तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब ये कंप्लीट प्रेजेंट है आपके सामने, आपके आंसर भी यही आने चाहिए। ये सम कहाँ से आया, जब इस फ्रीक्वेंसी को आप सम करेंगे, इनको जमा करेंगे हम समेशन एफ, तो हमारे पास वो 65 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर गिवन भी था कि डेटा 65 स्टूडेंट का है। यहाँ तक की तो बात लास्ट क्लास की थी। आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल में ऑप्शंस देता है, वो आपको रिक्वायरमेंट देता है कि आप जो है वो बनाकर दिखाएं मज़ीद चीज़ें। क्या क्या, मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्रीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम 1 बाय 1 ये बनाना सीखेंगे और ये क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम चलते हैं मिड पॉइंट की तरफ। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहा जाता है। मिड पॉइंट किस चीज़ का निकलता है? मिड पॉइंट निकलता है क्लास इंटरवल का। जो ग्रुप्स आप लोगों ने बनाए हैं उसकी वैल्यू का मिड पॉइंट निकाल रहे होते हैं हम। पहले ग्रुप से स्टार्ट करती हूँ मैं, इसे यहाँ पर 25 था और 29 था। इसका मिड पॉइंट किस तरह निकलेगा, यहाँ देख लेते हैं। 25 + 29 डिवाइड बाय 2, इस तरह निकलता है आपका मिड पॉइंट। दोनों क्लासेस की फर्स्ट क्लास की दोनों वैल्यू को आपने प्लस किया और फिर कांस्टेंट नंबर +2 से आपने उसको डिवाइड करवा दिया। 25 + 29 दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा आपका मिड पॉइंट 27। ऐसे आप अगला काम करेंगे, 30 + 34 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगी नेक्स्ट वैल्यू 32। ऐसे ही फिर 35 + 39 कांस्टेंट में से डिवाइड किया 2 से, तो आ जाएगा 37। ये सारे आपके मिड पॉइंट इस तरह आ जाएंगे। मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67 और 72, ये आपके मिड पॉइंट आ गए। दोबारा देख लीजिए, दोनों क्लास की वैल्यू को प्लस करवा कर 2 से डिवाइड करवाना है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास और 1 बाय 1 करना है। पहले इस क्लास का निकलेगा डेटा, फिर सीक्वेंस से तमाम क्लासेस का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं सीबी। अब ये सीबी क्या होती है? सीबी मतलब क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री क्यों निकालते हैं? बाज़ दफ़ा डेटा ऑलरेडी क्लास बाउंड्री के फॉर्म में होता है और बाज़ दफ़ा नहीं होता। यहाँ देखिए, डेटा में हर वैल्यू अलग अलग है। 29 फिर स्टार्ट हुआ 30, 34 फिर स्टार्ट हुआ 35 से। क्लास बाउंड्री में हम डेटा को सेम करने के लिए क्लास बाउंड्रीज निकाल रहे होते हैं। लाइक ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा ऑलरेडी सेम फॉर्म में दी हुई होती है तो हमें क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अभी हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी डेटा को सेम करने के लिए। वो किस तरह निकलती है, डेटा पर डिपेंड करता है। अभी ये डेटा किस फॉर्म में है? नंबर के लिहाज से ये डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है। मैंने कहा था जब भी होल नंबर होता है तो वो डिस्क्रीट डेटा कहलाता है, और जब भी पॉइंट फॉर्म में होता है तो वो कंटिन्यूस डेटा कहलाता है। अभी ये डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला साइड कहलाता है आपका लोअर क्लास और ये वाला साइड कहलाता है अपर क्लास। लोअर क्लास हो गई और ये अपर क्लास हो गई। लोअर क्लास से हम माइनस करवाते हैं 0.5 क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हर वैल्यू से, कैसे भी समझाती हूँ। और फिर अपर क्लास बाउंड्री में हम प्लस करवाते हैं 0.5 हर वैल्यू से। लेकिन ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि 0.5 कहाँ से आया। वो एक मेथड था, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था ये, कि दोनों क्रॉस नंबर्स जो होते हैं इनको माइनस करते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो फिर जो वैल्यू आ रही होती है उससे हम क्लास बाउंड्री में प्लस या माइनस करते हैं। अभी उससे जो लंबा प्रोसीजर है वहाँ पर अभी नहीं जाएं। अभी सिर्फ ये बात याद रखें कि डिस्क्रीट वैल्यू पर डेटा आपके पास है तो आप क्या करेंगे, 0.5 इन सब में से माइनस करवा देंगे और 0.5 इन सब में प्लस कर देंगे। 0.5 कहाँ से आया अभी ये बात छोड़ देते हैं हम। चले चलते हैं फिर क्लास बाउंड्री बनाने की तरफ। लिया हमने 25 से माइनस करवाया 0.5, तो ये हो जाएगा 24.5। 30 से माइनस करवाया 0.5 तो हो जाएगा 29.5।
फिर 35 से माइनस करवा 0.5 तो ये हो जाएगा 34.5। ठीक है, इन सब से मैं 0.5 माइनस करवाती हुई जा रही हूँ। अब ज़रा ये साइड भी देख लेते हैं। इन सब में हमने कहा 0.5 प्लस होगा, तो हम 29 में प्लस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 29.5। अब फिर 34 में प्लस किया 0.5 तो क्या हो जाएगा 34.5। फिर 39 में प्लस किया 0.5 तो हो जाएगा 39.5। अब आप देखें डेटा खुद ब खुद सेम हो रहा है। यहाँ 29 था, यहाँ 30 था, अलग अलग डेटा था, लेकिन यहाँ पर 29 सेम डेटा, 34 सेम डेटा। इस तरह हम तमाम जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनाते जाएंगे। 39.5, 44.5, इसमें से माइनस किया तो 39 आ गया, इसमें प्लस किया 0.5 तो 44.5 आ गया। 44.5, 49.5, देन 49.5, 54.5, 54.5, 59.5। 60 में से माइनस करेंगे तो 59.5 और 64 में प्लस किया तो 64.5। अगली क्लास पे चलते हैं। 64.5 और फिर यहाँ प्लस करके 69.5। फिर अगली वैल्यू लास्ट 70 हो जाएगा 69.5 और लास्ट में 74.5। तो इस तरह बन गई आपकी क्लास बाउंड्रीज। करना क्या है आपको सिर्फ ये करना है कि लोअर क्लास बाउंड्री से 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 करना है, तो कुछ ये CB आपके पास रेडी होकर आ जाएगा। मैंने कहा था CB डेटा को सेम करता है, देखें सेम कर चुका है। 39.5, 44.5, 49.5, 54, 59, 64 और 69। तो ये बात हो गई आपकी क्लास बाउंड्री की। अब आगे चलते हैं। एक टर्म यूज़ होती है, पूछता है आपसे कि RF निकाल कर दिखाएं। RF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? RF की फुल फॉर्म होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कॉलम है, ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, हर ग्रुप की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। इस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का आपकी इस होल फ्रीक्वेंसी से क्या लिंक है, क्या रिलेट करती है, कितनी रिलेट करती है, ये कहलाती है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उठाकर उसे डिवाइड करना होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिखाया हुआ है आपको, कॉलम में देखिए 7, ये 7 मैंने यहाँ रखा, डिवाइड बाय 65 होल फ्रीक्वेंसी। 7 डिवाइड बाय 65 तो आपका आंसर आ गया 0.107। ये फर्स्ट ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। दूसरे पर मूव करते हैं। 10 था, 10 डिवाइड बाय 65, 10 डिवाइड बाय 65 तो आ गया 0.15। देन फिर नेक्स्ट 13 डिवाइड बाय 65 तो आ गया 0.2। देन नेक्स्ट 8 डिवाइड बाय 65 0.12, 13 डिवाइड बाय 65 0.2, 6 डिवाइड बाय 65 0.09। दोबारा सुन लीजिए, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से कितना रिलेट करती है, कितना लिंक है, क्या जो है वो परसेंटेज पाई जाती है इसकी, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं RF। वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवा देते हैं आपकी सम फ्रीक्वेंसी से, तो बन जाता है आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कि मैंने यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कॉलम बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो आखिर में लिखा हुआ है RF का सम हमेशा 1 आता है। आप डेटा ये यूज़ करें या बुक से कोई भी डेटा आप उठा लें या फिर नेट से कोई भी डेटा ले लें और उसका RF कैलकुलेट कर देखें। कैलकुलेट करने के बाद जब इन तमाम वैल्यू को, इन वैल्यू को जो आपके आंसर आएंगे, इसको आप प्लस करेंगे तो लाजमी आपका आंसर 1 ही आएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमेशा सम 1 आता है। अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने गलत कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई RF की। नाउ मूव परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो फॉर्म आप यहाँ लेकर आए हैं 0 पॉइंट की फॉर्म में, इसको आप सिर्फ 100 की फॉर्म में ले आते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में ले आते हैं। किस तरह, जो आंसर यहाँ पर हैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, लाइक 0.107 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ जाएगा परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कुछ नहीं है, सिंपल इसी का एक पार्ट है कि आप पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज की फॉर्म में। तमाम आंसर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो आ जाएगा आपके पास परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने यहाँ पर कर दिखाया हुआ भी, देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसका भी सम जब निकालेंगे तो क्या आएगा,
इनके आंसर का जब आप सम निकालेंगे तो वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमेशा आपका परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 100 ही आता है। अगर 100 नहीं आ रहा तो फिर आपने मिस्टेक की है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। ठीक है जी, तो ये बात हो गई रिलेटिव और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक नंबर 3B का लास्ट है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, CF, जो कि आपकी बुक में यूज़ हुई है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है और ये किस तरह की होती है। CF जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो दो तरह से कैलकुलेट होती है। ये आपको हेल्प करती है डायग्राम्स बनाने में भी। हम नेक्स्ट टॉपिक पर डायग्राम्स पर ही जाएंगे तो वहाँ CF हेल्प करेगा हमारी। CF दो तरह से निकलता है, एक होता है लेस देन CF और एक होता है मोर देन CF। लेस देन CF की पहले बात कर लेते हैं। लेस देन CF निकालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेस से, लेस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बात फ्रीक्वेंसी की हो रही है, फ्रीक्वेंसी पर आ गए। लेस का मतलब है लेस वैल्यू से स्टार्ट करना है, 7 स्टार्टिंग पॉइंट, लेस से स्टार्ट करना है, यहाँ से 7 से स्टार्टिंग पॉइंट से लिया हमने 7 वहाँ पर, नेक्स्ट पर हमने ऐड कर दिया उसमें 10 प्लस कर दिया तो आ गया आपके पास 17। फिर आपने 13 ऐड किया तो आ गया 13। अगली वैल्यू में बस प्लस करते जाएंगे और आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम रेडी होता जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, लेस में आप फ्रीक्वेंसी के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। 7 से स्टार्ट किया, प्लस 10 17, प्लस अगली वैल्यू 30 हो गया, प्लस 8 38, प्लस 13 51, प्लस 6 57, देन प्लस 3 60, प्लस 3 63, 1 प्लस किया 64 हो गया और लास्ट 1 प्लस किया तो हमारे पास 65 आ गया। अब ये काम आपने सही किया या नहीं किया, इसको भी आप खुद चेक कर सकते हैं। किस तरह? लेस देन फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर है वो 65 है और आपकी फ्रीक्वेंसी का सम भी जो है वो 65 है, तो इसका मतलब आपने सही काम किया है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी। मोर देन फ्रीक्वेंसी का कॉलम किस तरह रेडी होता है, किस तरह निकालते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी? स्टार्ट करते हैं उल्टा बिल्कुल। इसको अगर हमने असेंडिंग फॉर्म में लिखा था तो उसको हम डिसेंडिंग फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, मतलब वहाँ स्टार्ट करेंगे सबसे डाउन वैल्यू से, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को मोर देन को 65 से स्टार्ट करना है। 65 पॉइंट हमने स्टार्टिंग लिखा, अब यहाँ पर माइनस करते हुए जाएंगे। 65 से माइनस करवाना है क्या? 7, तो आ जाएगा 58। फिर माइनस करवाई अगली वैल्यू 10 तो आ गया 48। फिर अगली वैल्यू माइनस करवाई 13 तो आ जाएगा 35। अगली वैल्यू माइनस करवाएंगे 8 तो आ जाएगा 27। इस तरह तमाम अगली वैल्यूज़ को माइनस करवाते हुए गए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। इस 1 को चेक करना है हमने सही काम किया है या नहीं। ये जो आखिरी वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है वही इसकी फ्रीक्वेंसी की भी लास्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो मोर देन फ्रीक्वेंसी आपने सही बनाई है। मोर देन फ्रीक्वेंसी दोबारा सुन लीजिए, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, जो सम है आपका उससे स्टार्ट करेंगे और माइनस करते हुए जाएंगे हर वैल्यू को। लेस देन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करेंगे, लेस से स्टार्ट करेंगे और प्लस करते हुए जाएंगे हर वैल्यू को, और दोनों के आंसर को चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है क्लास हमारा टॉपिक 3 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 4, ग्राफ्स कैसे बनते हैं और डायग्राम्स कैसे बनते हैं। ठीक है, जो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।